हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। तो बेटा जी, आज बात करने वाला हूं आप लोगों से रिलेटेड टू किसके बारे में भाई? आज आपसे बात होने वाली है इंडेक्स नंबर के बारे में। इंडेक्स नंबर 5 नंबर का चैप्टर, जिसमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझे हैं, एक एक लाइन का मतलब जो आपकी आईसीआई मटेरियल में दिया है उसको समझा है, अगर आपने क्वेश्चंस ढंग से प्रैक्टिस करे हैं और सारे फॉर्मूलाज कैसे कब कौन अप्लाई करना है ये पता है, तो इस चैप्टर पे कमांड पूरी होगी और ये 5 नंबर पक्के हैं। इस चैप्टर के अंदर में ढंग से रिवाइज कराएंगे, हर एक कंसेप्ट को वापस से आपको दोबारा बताने वाला हूं। आज की क्लास के अंदर में कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे वापस बताऊंगा। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप पहली बार भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तब भी आज की क्लास में इतना पढ़ लेंगे कि ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है, आज की क्लास में इतना पढ़ लेंगे कि सारे कंसेप्ट आपके टिप टॉप होंगे। और क्वेश्चन थोड़ी सी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करी तो 5 नंबर यहां पे पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर एक और टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, वो भी साथ में देखेंगे, ठीक है ना। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके, वो सारे आज एक एक करके देखने वाले हैं। क्या होता है इंडेक्स नंबर, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंडेक्स नंबर, अलग अलग वेज जो है हमारे सिंपल एंड डिविडेड के अंदर में वो देखेंगे। डिफ्लेटिंग, स्प्लाइसिंग एंड शिफ्टिंग क्या होता है, एंड देन टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी को देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स हमने रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में देखे हैं, या फिर आप में से मुझे पता है 20% बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे स्टॉक्स में काम करना है, मुझे शेयर्स में काम करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने हैं, मुझे ऐसा काम करना है। तो आप और कुछ नहीं, जिंदगी भर इंडेक्स को ही पढ़ना सीख रहे हैं। एज ए इकोनॉमिस्ट इंडेक्सेस को देखा जाता है, एज अ बिजनेसमैन इंडेक्सेस को देखा जाता है। इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंगली हमारा फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको चेक करना। सिंपल भाषा में बोलूं मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर में हमारा कोई भी, मान लो मैंने प्रोडक्ट बनाया तो उसकी सेल कैसी हो रही है, या मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वो कैसा हो रहा है, उन सब चीजों को अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो वो एक इंडेक्स नंबर की फॉर्म में ही कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स, दो सबसे बड़े इंडेक्सेस है शेयर मार्केट के, उसमें यहां पर क्या किया गया है, जैसे मैंने ये ओपन किया है तो यहां पर क्या किया गया है, अलग अलग टाइम इंटरवल में हमारा निफ्टी का इंडेक्स कैसा परफॉर्म हो रहा है, यहां पर अलग अलग टाइम इंटरवल में हमारा सेंसेक्स का इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है जी। सो इंडेक्सेस में ध्यान रखना, जनरली हमारा बेस ईयर लिया जाता है, जनरली हमारा एक बेस ईयर लिया जाता है, और बेस ईयर के अंदर में हमारा जो इंडेक्स होगा जनरली उसको 100 रखा जाता है। एक्सेप्ट शेयर मार्केट में उसको 1000 रखते हैं, बट यहां पर बेस ईयर में इंडेक्स 100 होता है। जैसे कि हमारा इंडेक्स की बात करता हूं फॉर निफ्टी, वो 1998 की या 1999 के अंदर में इंडेक्स बना था, तो उस टाइम का जो इंडेक्स फॉर्म हुआ दैट वाज 1000। बट नॉर्मली कोई भी और इंडेक्स देखोगे, जीडीपी का इंडेक्स देखोगे या कोई और टाइप का इंडेक्स देखोगे, तो नॉर्मली वहां पर इंडेक्स बेस ईयर का 100 लिया जाएगा। अब इंडेक्स हमारे अलग अलग चीजों से बनते हैं। हमारे इंडेक्स प्राइस के रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे वैल्यू के रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे क्वांटिटी के रिलेटेड इंडेक्सेस फॉर्म हो सकते हैं। बट सब में एक बात कॉमन रहेगी कि इंडेक्स जो हमें पढ़ना है वो क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर हमें 2 और मोर टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है भैया, हमारे को कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। डन है, क्लियर है। और मोस्टली हम बेस ईयर से ही कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 3 टाइप के इंडेक्सेस हमें समझने हैं। एक को बोलेंगे प्राइस इंडेक्स, दूसरे को बोलेंगे क्वांटिटी इंडेक्स, और तीसरे को बोलेंगे वैल्यू इंडेक्स। नाम से समझ में आ रहा है, प्राइस इंडेक्स मतलब जो प्राइस को बता रहा है, प्राइस के बीच में कंपैरिजन बता रहा है। क्वांटिटी इंडेक्स मतलब जो कि क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन बता रहा है। वैल्यू इंडेक्स मतलब जो कि हमारा वैल्यूज के बीच में बात कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। नाउ कैसे इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो मोस्टली हम पहले सारी थ्योरी प्राइस के रिलेटेड लेकर चलेंगे, और जैसे प्राइस के लिए होगा वैसे ही क्वांटिटी के लिए होगा, और वैल्यू मैं आपको अलग से बता दूंगा, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर। तो मैं प्राइस इंडेक्स पे पहले बात कर रहा हूं सारी।
तो अगर मुझे कोई कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मतलब जैसे कि साबुन, तेल, दूध, है ना, कोई भी सामान है, बेसिकली कॉमोडिटी मतलब सामान, ठीक है। तो कोई भी कॉमोडिटी है, उस कॉमोडिटी का प्राइस रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। अब मुझे क्वांटिटी, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास में क्वांटिटी ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, ठीक है। तो 1 क्वांटिटी को मैंने P1 लिख दिया, 2 क्वांटिटी को मैंने P2 लिख दिया, 3 क्वांटिटी को मैंने P3 लिख दिया। अब ये कौन से साल में प्राइस है ये नहीं पता ना भाई। जैसे मान लो दूध का प्राइस है 2000 ईयर के अंदर बात करूंगा तो भैया मान लो 40 रुपए लीटर आता था। अब 2020 के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो वो 60 रुपए लीटर आता था। तो ये नहीं पता ना भाई कि ये दूध जो है वो कौन से ईयर का है। तो उसको बताने के लिए हम पैर में उसका ईयर लिख देंगे। तो मान लो ये nth ईयर कोई है, उसका प्राइस है, तो ये हम पैर में लिख देंगे। तो मतलब ये क्या हुआ, पहली कॉमोडिटी का nth ईयर में प्राइस, दूसरी कॉमोडिटी का nth ईयर में प्राइस, तीसरी कॉमोडिटी का nth ईयर में प्राइस। ठीक है जी, डन है, क्लियर है, समझ में आया। ओके, नाउ बेस पीरियड, बेस पीरियड में सेम तरीके से अगर मुझे 3 डिफरेंट कॉमोडिटी का प्राइस रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करा जाएगा। बेस पीरियड में अगर मुझे 3 डिफरेंट कॉमोडिटी का प्राइस रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो मान लेते हैं अगेन हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 3 कॉमोडिटी है। तो अगर फर्स्ट कॉमोडिटी का प्राइस रिप्रेजेंट किया तो अगेन P1 मान लिया, ये P2 मान लिया और ये P3 मान लिया। अब बेस ईयर में याद रखना हम ईयर को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस ईयर को हम नॉर्मली कौन से, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, ठीक है ना, 0 से। तो हम क्या करेंगे, बेस ईयर के लिए जो पैर में है, क्योंकि ये कौन से कॉमोडिटी 1 का प्राइस कौन से ईयर में है कैसे पता चलेगा, क्या है, पैर में लिखना पड़ेगा। तो ये 0th ईयर में कॉमोडिटी 1 का प्राइस P01 है, ठीक है। ये 0th ईयर में इसका प्राइस P02 है, इसका P03 है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मान लो मुझे सम करना है किसी एक, मान लो इस nth ईयर का, है ना, मुझे अगर मान लो सम करना है nth ईयर के प्राइसेस का, सारी कॉमोडिटीज के प्राइसेस का, कि मुझे निकालना है कि भाई मेरा खर्चा कितना हो रहा है। तो मेरा खर्चा हो रहा है, जो मैं इसका प्राइस है उसको पे कर रहा हूं। मान लो मैं एक एक सामान खरीदता हूं, ये तो एक एक सामान nth ईयर में खरीदा है, पहली, दूसरी और तीसरी क्वांटिटी का, तो इन तीनों का सम का जो होगा वो मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर मेरे पास में ऐसे 50 चीजें हो तो ऐसे लंबा लंबा लिखता रहूंगा, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं। तो इसकी भी हमने नोटेशन बनाई, कह रहे देखो ये बीच में सम का साइन होता है, हमने पढ़ा ये ग्रीक सिंबल सम्मेशन का जो होता है उससे रिप्रेजेंटेड है ना। अब पैर में n है, हमेशा पैर में हमारा n है। मान लो ये कॉमोडिटी 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई jth कॉमोडिटी है, उसका प्राइस PNJ है, ठीक है। अब ये J की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, J की वैल्यू 1 से लेकर मान लो एंड तक K तक जा रही है। मान लो K कॉमोडिटी है 1 2 3 4 5 टिल मान लो K कॉमोडिटी, तो उस तक जाएगी। तो ये होता है हमारा सारी की सारी कॉमोडिटी के प्राइस का सम करना फॉर nth ईयर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, डन है। ओके, अब बात करते हैं प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव और वैल्यू रिलेटिव, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। प्राइस रिलेटिव होता है 2 डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम कॉमोडिटी के प्राइस को कंपेयर करना। तो मान लो अगर मेरी कॉमोडिटी 1 है, मुझे इसका फर्स्ट ईयर कोई और मान लो मेरे को 0th ईयर में इसका कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इसको ऐसा ना लिखकर सीधा भी लिख सकता हूं, अंडरस्टूड है कि भाई हम एक ही कॉमोडिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं कई बार 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्योंकि हम नॉर्मली प्राइस रिलेटिव परसेंटेज में लिखते हैं, तो मैं इसको परसेंटेज में लिख रहा हूं, ठीक है जी, डन है। सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन किया तो वो क्वांटिटी रिलेटिव बन गया। फर्स्ट ईयर में कोई मान लो दूध खरीदते थे 2020 के अंदर में 2 लीटर और 2000 के अंदर में आप खरीदते थे 3 लीटर, महंगा होगा ना तो कम खरीदना शुरू हो गया, तो यहाँ 3 लीटर डाल देंगे, 2 लीटर डाल देंगे, इनटू 100 किया फॉर परसेंटेज, ठीक है। सेम वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने बोला कि मैं 60 रुपए का दूध आता है, मैं 3 लीटर खरीदता हूं, तो आपने कितनी वैल्यू पे करी उसके लिए, 60 × 3, जितनी क्वांटिटी पे करी जितना आपका प्राइस था पर लीटर का, तो 60 × 3 हुआ, दैट इज वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की वैल्यू
और 0th ईयर की वैल्यू को डिवाइड करा दूंगा तो वो रिलेटिव बन गया, इनटू 100 कर दिया तो वो प्राइस में बन गया। ठीक है जी, डन है। सो अब रिलेटिव भी अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, अभी हमने जो बताया, जो अभी मैं बात कर रहा था, दैट रिलेटिव इज कॉल्ड एज चेन रिलेटिव। अभी उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एक और टाइप का रिलेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव क्या होता है, कह रहे हैं कि वहां पर जो ये कंपैरिजन करना है वो करंट ईयर का पिछले ईयर से करना है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, जैसे यहां पर इससे पिछला तो कोई ईयर ही नहीं है, तो इसका कंपैरिजन तो इसी से कर लेते हैं। तो इसको मतलब मुझे, अगर मुझे इसका लिंक रिलेटिव क्लियर करना है, इसको इससे डिवाइड, बाकी सारों में मुझे इसका कंपैरिजन इससे, इसका कंपैरिजन इससे और इसका कंपैरिजन इससे करना है। तो अगर मुझे यहां पे फॉर्म कर रहा है तो दिस विल बी 55/50, 55 को 50 से डिवाइड करना है इनटू 100। ठीक है, कितना हो गया 120, 110। ठीक है, यहां पर तो 100 ही रहेगा। यहां पर 60 को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू में, सॉरी 60 को 55 से, 55 है ना यहाँ पे, है ना, पिछले से कंपैरिजन, जो पिछले वाला है उससे कंपैरिजन इनटू 100। यहां पे 70 को उससे पिछले वाला जो है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। दिस विल बी लिंक रिलेटिव, दिस विल बी लिंक रिलेटिव। ठीक है, क्लियर है, डन है। सो यहां पे कंपैरिजन क्या होता है, मान लो अगर मैंने बोला ये प्राइस P0 है, ये प्राइस P1 है, ये प्राइस P2 है, ये प्राइस P3 ईयर का है, कॉमोडिटी तो सेम ही है ना, कॉमोडिटी तो सेम ही है, तो कॉमोडिटी सेम है तो वन कॉमोडिटी का अलग अलग ईयर में प्राइस ही है। तो मेरा लिंक रिलेटिव यहां पर क्या बना, यहां तो बन गया मेरा, यहां तो बन गया मेरा क्या भैया, हमारा बन गया P0/P0, यहां पर बन गया P1/P0, यहां बन गया P2/P1 और यहां बन गया मेरा P3/P2। ठीक है, तो पिछले पिछले वाले का कंपैरिजन होता गया। इनटू 100 कर दिया फॉर परसेंटेज, इनटू 100 कर दिया फॉर परसेंटेज, इनटू 100 कर दिया फॉर परसेंटेज। ठीक है जी, डन है, समझ में आया, समझ में आया। चलो क्लियर है भाई, इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव के अंदर हम क्या कहते हैं कि एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं। मान लो मैंने इसको बेस ईयर माना, तो बेस ईयर का मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा 0th ईयर है, ये मेरा फर्स्ट, देन ये सेकंड, ये देन थर्ड। तो मैं सबका कंपैरिजन किससे करने वाला हूं, बेस ईयर से करने वाला हूं। सबका कंपैरिजन किससे करने वाला हूं, बेस ईयर से करने वाला हूं। तो मतलब मैं हर एक में जो डिवीजन करूंगा वो बेस ईयर से करूंगा। तो 50 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा इनटू 100, इसको भी मैं इससे डिवाइड कराऊंगा, 55 को भी 50 से डिवाइड करूंगा इनटू 100, इसको भी मैं इससे डिवाइड कराऊंगा, 60 को भी मैं 50 से डिवाइड कराऊंगा इनटू 100, और मैं इसको भी इससे डिवाइड कराऊंगा, 70 को भी मैं 50 से डिवाइड कराऊंगा इनटू 100। तो चेन रिलेटिव में क्या बोलता है कि कंपैरिजन जो भी होगा दैट विल बी ऑलवेज विद द बेस ईयर, जिसको आप बेस ईयर मान रहे हो वही होगा। ठीक है ना, तो अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज बन रही है। ठीक है जी, डन है, हो गया सॉल्व। चलो ना, अब हमने बोला कि अब तो ये रिलेटिव वैल्यू मिल गई, अभी हमारा कंपैरिजन हुआ है। अब ये बोल रहा है कि भाई कंपैरिजन जब तुम कर रहे हो अभी तो सिंगल सिंगल कॉमोडिटी का कर रहे हो, मतलब एक एक कॉमोडिटी का कर रहे हो। कह रहे 2 कॉमोडिटी हो गई, 4 कॉमोडिटी हो गई, 5 कॉमोडिटी हो गई, तो कैसे करोगे। कह रहे उसी के लिए तो हम इंडेक्स फॉर्म करते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म कैसे होता है, एक कम ईयर का जितनी भी कॉमोडिटी है और दूसरे ईयर का जितनी भी कॉमोडिटी है उसका कंपैरिजन। अब उसको जब कंपेयर करना पड़ा तो अलग अलग चैलेंजेस है कि मान लो मुझे प्राइस को कंपेयर करना है, हर एक में ईयर में क्वांटिटी अलग अलग है, तो मैं उसको कंसीडर करूं या ना करूं। अब कंसीडर करना होगा, अगर कंसीडर करना होगा तो उसको बोल दिया इसने वेटेड इंडेक्स, और अगर नहीं करना होगा तो उसको बोल दिया इसने सिंपल इंडेक्स। सिंपल के अंदर में भी हमने बोला कि मैं रिलेटिव वैल्यू लेकर करूं या मैं डायरेक्टली एग्रीगेट कर दूं। वेटेड के अंदर में भी एग्रीगेट डायरेक्ट कर दूं या रिलेटिव करके करूं। अब जब वेटेड में एग्रीगेट डायरेक्ट करना हुआ तो उसमें भी चैलेंज आए कि भाई मैं वेट एज अ क्वांटिटी को ही लेना चाहता हूं, तो क्वांटिटी कौन से ईयर की लूं, 0 ईयर की, 1 ईयर की, या किसी और ईयर की, या दोनों का सम ले लूं। तो उसके हिसाब से यहां पे भी हमने अलग अलग मेथड बनाया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेट के हिसाब से, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो यहां पर हमने मेथड बनाया जिसको बोला हमने लास्ट पेयर्स इंडेक्स। ठीक है, बहुत आसान है, बस नाम थोड़े से मुश्किल है, बहुत आसान है अगर एक बार पढ़ लोगे ढंग से। पास्चेस बनाया, हमने बनाया मैक्सवेल अर्जवर्थ, और हमने बनाया फिशर। एक और भी होता है
जो आपकी बुक के अंदर में एडिशनल एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। दैट इज बाउलिस इंडेक्स, ओके, डॉल्बी बाउलिस इंडेक्स, बट आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया है वो इन चारों को ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेथड को अब हम समझते हैं कि जिससे हम इंडेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव क्या बोलता है, कह रहा है कि देखो जैसे यहां पर ये 2020 के अंदर मेरी 3 क्वांटिटीज पे मैं बात कर रहा हूं, 2015 में भी इन 3 क्वांटिटीज पे बात कर रहा हूं, 2020 में भी इन 3 क्वांटिटीज पे मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपल एग्रीगेटिव क्या बोलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, कह रहा है देखो ये अलग अलग कॉमोडिटीज है, अलग कॉमोडिटीज है ना, देखो ये मान लो 0th ईयर है, ये मान लो मेरा 0th ईयर है, ये 0th ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये कॉमोडिटी मेरी 1 है, 2 है और 3 है। तो ये क्या हो गई मेरी, ये P01 हो गई, ये मेरी P02 हो गई, तो ये मेरी P03 हो गई, है ना। ये कॉमोडिटी क्या हो गई मेरी, ये मेरी कॉमोडिटी हो गई P11 हो गई, ये मेरी P12 हो गई और ये मेरी P13 हो गई, है ना। ये क्या हो जाएगी मेरी P21 हो जाएगी, P22 हो जाएगी और मेरी P23 हो जाएगी। यस, ये हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप चाहते हो ढंग से आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका समेशन कर लो। तो समेशन ऑफ P0 निकाल लो। समेशन ऑफ P0 मतलब कि सारी कमोडिटीज का इनका सम निकाल लो, दैट इज 50 + 10 + 20 कितना हो गया, 80 हो गया। यहां पर समेशन ऑफ P1 निकाल लो, तो 30 + 12 + 60 कितना हो गया भाई, 102 हो गया। यहां पर P2 का सम निकाल लो, तो कितना हो गया भाई, ये 30 + 70 100 + 115 दैट इज 115 हो गया, ठीक है ना। नाउ यहां पर अब मुझे अगर इनका इंडेक्स नंबर बनाना है तो इंडेक्स नंबर क्या बोलता है कि भाई जोन सा भी ईयर है उसको बेस ईयर के समेशन से डिवाइड करा दो, जोन सा भी ईयर है उसको बेस ईयर के समेशन से डिवाइड करा दो, इनटू 100 कर दो, आपको इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0th ईयर ही है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 0th ईयर का ही जो मेरा इंडेक्स बनेगा, प्राइस सॉरी समेशन बनेगा, उसको 0th ईयर के ही समेशन से डिवाइड कराया इनटू 100, तो ये तो 100 ही बन जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसीलिए हमारा इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100, इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100, लिख लो इस बात को, इंडेक्स फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100, ठीक है। अब यहां पर n की जगह में ये फर्स्ट ईयर है, तो यहां पर P1 सम ऊपर, नीचे में समेशन ऑफ P0 आ जाएगा इनटू 100, तो दैट इज 102/80 × 100 कितना बन रहा है देखना, कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। सो 102/80 × 100 इंटू 10 और ना, एक 0 कम रहेगा, 127.5, तो यहां पर लिख दूं मैं, ये लो 127.5, ठीक है, डन है। चलो ब्लैक से लिखते हैं। नाउ अगला यहां पर अब क्या हो जाएगा, सिमिलरली 115 बाय क्या भैया, हमारा बेस ईयर का 80 × 100, ठीक है, कितना हुआ, 115/80 × 100, दिस इज 143.75, 143.75 यहां लिख दूं, 143.75, डन। तो ये इस तरीके से हम सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है जी, डन है, समझ में आया। चलो अब अगर मुझे प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालना हुआ तो कैसे निकालूंगा। प्राइस रिलेटिव मेथड क्या बोलता है, कह रहा सर जी ये भी बड़ा सिंपल मेथड है। यहां पर आपको क्या करना है, हर एक को क्या करना है, अपने को जो भी उसका बेस सेम क्वांटिटी का जो बेस इंडेक्स बनेगा, उससे बेस प्राइस बनेगा, उससे डिवाइड करना है। तो ये कमोडिटी 1 है, हर एक को बेस ईयर का जो प्राइस है उससे डिवाइड कर दो। तो मतलब यहां पर मैं 50 रिलेटिव निकालना है, 50 को 50 से डिवाइड करा, साथ में इनटू 100 भी कर देंगे, ठीक है, इनटू 100 परसेंटेज के लिए। बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूं, चेन रिलेटिव्स, यहां पर भी 60 को 50 से डिवाइड कराया इनटू 100,
यहां पर को 70 को 50 से डिवाइड कराया इनटू 100, ठीक है। तो बेस ईयर इसको माना है, बेस ईयर का जो प्राइस होगा उससे डिवाइड करा देंगे। इस कमोडिटी में भी सेम, 10 को 10 से डिवाइड कराया इनटू 100, ठीक है। 12 को 10 से डिवाइड कराया इनटू 100, ठीक है। 15 को 10 से डिवाइड कराया इनटू 100, तो कितना कितना हुआ देखो ये, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 120, दिस इज 140, दिस इज 120, दिस इज 150। अभी तक तो सही है। नेक्स्ट सेम तरीके से 20 को 20 से डिवाइड कराया इनटू 100, तो ये भी 100 हो गया। 30 को 20 से डिवाइड कराया इनटू 100, सेम चीजें है ना, तो कितना हुआ 150। सेम 30 को 20 से डिवाइड कराया इनटू 100, तो कितना हुआ यहां पर भी हमारा 150। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब हमारे को जो अपना ये निकला है ना प्राइस रिलेटिव, तो मान लो जोन सा भी ईयर है, पी एन एथ ईयर है, और हमारा नीचे में क्या था, P0 था, इनटू में 100 करना है, डिवाइडेड बाय, इसको ना डिवाइड कराना है नंबर ऑफ कमोडिटी से। इसको डिवाइड किससे कराना है, नंबर ऑफ कमोडिटी से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, तो इंडेक्स नंबर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जो हमारा ये समेशन बना ना, nth ईयर के प्राइस को हमने जो बेस ईयर का, तो ये क्या है देखो, nth ईयर मान लो ये 0th ईयर का, उसको डिवाइड करा दिया। फर्स्ट ईयर है उसके सेम कमोडिटी के 0th ईयर से डिवाइड करा दिया। सेकंड ईयर की कमोडिटी के प्राइस को हमारे बेस ईयर की प्राइस को डिवाइड करा दिया। तो इनटू में 100 किया था, इसका जो समेशन बनेगा, तो मतलब इनका जो समेशन बनेगा, ठीक है, उसको आपको नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कराना है, उसको आपको नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कराना है, ठीक है ना। सो यहां पर ये कितना हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 3, तो कितना हुआ, अगेन 100 ही बन गया, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, 120 प्लस 120 प्लस 150 डिवाइड बाय 3, दैट इज 390 डिवाइड बाय 3, है ना, 390 हो गया ना ये, यस। तो दैट इज कितना भी है, 130 हो जाएगा, यस, चेक कर लो। 120 प्लस 120 प्लस 150 डिवाइड बाय 3, 130। यहाँ पर इनका समेशन दैट इज 140 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 डिवाइड बाय 3, दैट इज 440 डिवाइड बाय 3, तो ये डेसिमल में आएगा, 440 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ, 146.67, 146.67, डन है। तो ये इंडेक्स हो गया मेरा फॉर द थर्ड, है ना। अब ध्यान से देखो, हमारा यहां पर यस, सब में वैल्यूज अलग आ रही हैं देखो, जबकि यहां पर सब कुछ सेम था, प्राइजेस सेम थे हर चीज का, हर ईयर का, बट यहां पर 100 है, 127.5 है, 143.75 है, जबकि यहां आया 100, 130 और 146.67, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जब हम बात कर रहे थे पिछले वाले केस में, सिंपल एग्रीगेट के केस में, तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी कि वो जो सबसे ज्यादा बड़े प्राइजेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स बनाकर देगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस बड़े हैं वो है कौन सा, मिल्क वाला, तो कह रहे जो ये वेरी कर रहा हो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इफेक्टिवनेस ज्यादा बढ़ रही है इंडेक्स क्रिएट करने में। जब मैं रिलेटिव क्रिएट कर देता हूं तो यहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब चीजों को हमने रिलेटिवली लिया है, तो यहां पर इसीलिए सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सारी कमोडिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट कि जबकि हमारा जब बात कर रहे थे सिंपल एग्रीगेट में, वहां पे इंपॉर्टेंस किसको मिल रही थी, जिसके प्राइस, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है ना, प्राइस जिसका सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बट इसका भी एक डीमेरिट निकल कर आया, कह रहे सर आपने जब प्राइस की बात करी तो वहां पे क्वांटिटी की तो कहीं बात करी नहीं। भाई समझो मेरी बात, मैं मिल्क यहां पर 50 का, फिर यहां 60 हुआ, यहां 70 हुआ, मैं यहां 1.5 लीटर खरीदा था, यहां 2 लीटर खरीदा था, यहां 1 लीटर, कह रहे उसका भी तो इफेक्ट आना चाहिए। तो कह रहा है यस, उसका इफेक्ट के लिए हमने समझा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने क्या बोला कि भाई मान लो 2 ही ईयर की बात करते हैं अभी, 2010 और 2020 की, ठीक है। मेरे को जो है यहां पर
उस ईयर में कितना मैं सामान खरीद रहा था उस पर भी ध्यान देना है ना। मान लो यहाँ पे एक क्वांटिटी थी, मान लो दूध ही था तो वो 50 का था, यहाँ 70 का हो गया। ये मैं 2 लीटर खरीद रहा था, ये मैं 2.5 लीटर खरीद रहा था। यहाँ पे ये 10 रुपए का हमारी कॉमोडिटी भी थी, ये मैं 1.5 क्वांटिटी खरीद रहा था, यहाँ पर 1 खरीद रहा था। ये 30 रुपए की थी, ये 3 क्वांटिटी खरीद रहा था, यहाँ 50 की होगी तो मैं इसको 4 क्वांटिटी खरीद रहा था, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर हमने क्या बोला, उस ईयर में जो मेरा उस चीज का प्राइस था उसके साथ मैंने उसकी क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। सो मान लेते हैं यहां पर ये बेस ईयर था तो इसका प्राइस P0 हो गया। अब क्वांटिटी को हमने Q से रिप्रेजेंट करना है तो बेस ईयर के लिए Q0 मान लिया। सेम यहां पर ये P1 माना और यहां की क्वांटिटी को मैंने Q1 माना। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। नाउ अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स है। मैंने कौन कौन से मेथड्स बताया आपको, लास्पेयर्स, पास्चेस, मार्शल एडवर्थ और फिशर। एक और होता है, चलो लिख लो उसको भी, ठीक है, उसको भी बहुत इजी है, दैट इज डॉल्बी एंड बाउलिस। डॉल्बी एंड बाउलिस, ठीक है, ये पांचों ही बता दूंगा मैं, ठीक है, डन है। सो क्या करना है, हर मेथड में ध्यान से समझना। हर मेथड के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करो, आप ना इन सबके प्रोडक्ट का सम निकाल लो। किनका, आप ना इनके प्रोडक्ट का, दैट इज P0 Q0, P0 Q0 हमारा यहां पर P1 Q0, ठीक है, और मेरा P0 Q1 और मेरा P1 Q1, ठीक है। तो मैंने ये सारे का प्रोडक्ट निकाल लेना है, निकाल लो, देखो निकालो जल्दी से, कितना कितना बन रहा है। सो दिस इज P0 Q0, 2 into 50 100 है ना। दिस इज 1.5 into 10 15, दिस इज 3 into 30 90। P1 Q0 तो ये वाली वैल्यू इनटू दिस, तो 2 into 70 140, ठीक है, 15 into 1.5 22.5, ठीक है, 50 into 3 150। P0 Q1 तो दिस इंटू दिस, 50 into 2.5 कितना हुआ भाई, दिस इज 125, 10 into 1 10, 30 into 4 120। P1 Q1 ये प्रोडक्ट 70 into 2.5, 70 into 2.5 कितना हो गया, 140 प्लस 175 हो गया, 70 into 2.5 कितना हुआ, 175 हो गया, यस 175। ये वाली वैल्यू 1 into 15 15 हो गया, यहां पर 4 into 50 200 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इनका सम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो सम ऑफ P0 Q0, सम ऑफ P0 Q1 P1 Q0, सम ऑफ P0 Q1, सम ऑफ P1 Q1, ठीक है, मुझे ये चाहिए वैल्यू। तो P0 Q0 का सम 100 प्लस में 15 प्लस में 90, तो ये होगा 205। लिख लो वैल्यू, P1 Q0 140 प्लस 22.5 प्लस में 150, तो हो गया मेरा 315 312.5। P0 Q1, ठीक है, दिस इज 125 प्लस में 10 प्लस में 120 कितना हुआ, 255। यहाँ ना डेसिमल है, ठीक है, ठीक है जी, डन है। P1 Q1 दैट इज 175 प्लस में अरे माइनस कहाँ ले लिया, 175 प्लस में 15 प्लस में 200, तो हो गया 390। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है, बेस प्राइस को बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, करंट प्राइस को बेस है, इसको मैंने करंट बोलना है, ठीक है, इसको मैंने बेस बोल दिया, ठीक है। सो ध्यान से समझेंगे, ओके, करंट प्राइस को बेस प्राइस से, ठीक है, करंट प्राइस को बेस क्वांटिटी से, बेस प्राइस को करंट क्वांटिटी से, और करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से। तो इनका देखते हुए हमने अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए। लास्ट पेयर्स क्या बोला कि मेरा क्वांटिटी जो कंसीडर करोगे, क्वांटिटी को हमने बोला जो वेट, क्वांटिटी को यहां पर बोलते हैं वेट, ठीक है, कह रहे निकालना प्राइस है, तो दो प्राइस के अलावा दूसरा बनेगा क्वांटिटी बनेगा, तो कह रहे क्वांटिटी को हमने लिया वेट। तो क्वांटिटी जो लेंगे वो यहां पर वेट एज ऑफ अ बेस ईयर लेंगे, ऑफ अ बेस ईयर लेंगे। यहां पे पास्चेस ने क्या बोला, वेट लेना है भाई, कह रहे नहीं भाई वेट लेगा तो क्वांटिटी ऑफ अ
करंट लेगा। ठीक है, तो यहां पर ऊपर में P1 आता है, नीचे में P0 आता है। अब बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, यहां पर भी Q0, तो इनका सम बाय इनका सम इनटू 100। ठीक है, कितना बना देखो, P1 Q0 बाय में P0 Q0 बाय 100, दैट इज 312.5 बाय में कितना 205, हाँ, इनटू 100। वैल्यू कितनी बनी। यहां पर अब क्या करना है, यहां पर सेकंड वाले केस में हमें बोल रहा है कि हमें लेना है पास्चेज में हमारा कौन सा भाई, करंट की क्वांटिटी। तो Q0 की जगह में आप Q1 डाल दो इनटू में 100। ठीक है, तो P1 Q1 390, P0 Q1 255, तो 390 बाय में 255 इनटू में 100। ठीक है, तो 390 डिवाइड बाय 255 इंटू 100 करोगे तो दिस विल बी 152.9, 100 मल्टीप्लाई कर देना 94। ठीक है, ऊपर वाला 312.5 डिवाइड बाय 205 इंटू 100 करोगे तो ये आ रहा है 152.44, 43 या 9 आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसका। नाउ अब ध्यान से देखना, मार्शल एजवर्थ क्या बोला, मार्शल एजवर्थ बोला कि भाई हमें यहां पर मार्शल एजवर्थ के अंदर में ये बोला कि भाई तुम दोनों को कंसिडर करो, कह रहा है वेट लो दोनों को, तो हमने बोला बोथ मतलब कि इसने बोला Q0 प्लस Q1 ले लो वेट। ठीक है, तो मतलब ऊपर में प्राइस को इससे मल्टीप्लाई, नीचे में हमारा भी इससे से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है ना, अब यहां पर इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने बोला देखो ये तो एक ही बात है, इसको लेना या मैं यहां पर इसको अलग अलग कर दूं। ठीक है, ये देखो कह रहा है ये दोनों तो एक ही बात है, मैं इसको अलग अलग कर दिया यहां पर। ठीक है, तो कह रहा है यहां पर आपने ऐसे कर दिया इसको, डन है। तो इसका मतलब क्या गया, यहां पर P1 Q0 प्लस में ये तो 312.5 प्लस में 390, 312.5 प्लस में 390 बाय में 205 प्लस में 255, 205 प्लस में 255 इंटू 100, तो कितनी वैल्यू आ रही है चेक करना एक बार, कितनी वैल्यू आ रही है चेक करना। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 312.5 प्लस में 390 702.5, और नीचे में आ रहा है मेरा कितना, लगभग ये आ रहा है 460 आ रहा है ना, हाँ सर 460 इंटू में 100, तो ये हो गया मेरा 152.71। ठीक है, यस डन है। फिशर क्या बोलता है, कह रहा फिशर बोलता है इट्स अ, फिशर इंडेक्स बोलता है, ध्यान से सुनना, ये बोलता है इट्स अ रूट ऑफ लास्ट पेयर्स इनटू पास्ट, इट्स अ रूट ऑफ लास्ट पेयर्स इनटू पास्ट, या मैं बोलूं लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या है मेरा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, दैट इज P1 Q0 बाय P0 Q0, और इसकी वैल्यू क्या है मेरी P1 Q1 बाय में P0 Q1। अब जो ये इंटू 100 है, रूट से बाहर निकालूंगा तो बाहर में भी 100 का स्क्वायर बाय रूट आ जाएगा, दैट इज इंटू 100 बाहर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसीलिए क्या करता हूं, इसको लास्ट पेयर्स इंटू पास्ट पेयर्स का रूट ले लूंगा, दैट इज 152.44 इंटू में 152.94 का रूट। ठीक है, 152.44 इंटू 152.94 का रूट, तो ये कितना आया 152.689, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 69। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सारे के सारे मेथड में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आंसर आ रहा है। देखो 152 की रेंज में 152, किसी में 0.69 है, किसी में 0.7, किसी में 0.44, किसी में 0.95। अब पॉइंट क्या है, हर एक मेथड के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, हर एक मेथड को अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे लास्ट पेयर्स मेथड को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, फिशर इंडेक्स के अंदर में टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी दिखाऊंगा मैं, उसमें से 4 टेस्ट होते हैं, 4 में से 3 सेटिस्फाई कर लेता है, और इकलौता मेथड है जो 3 से टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको हम आइडियल इंडेक्स बोलते हैं, जो कि हमेशा आपको बेस्ट जगह पर यूज करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली दैट इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंड, बिकॉज यहां पे भी ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट इंटू का रूट, है ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़ा था अपन ने, मान लो दो चीजें हैं, ए इंटू बी
है ना, उसका रूट ले लो तो वो ज्योमेट्रिक मीन है। सो यहाँ पे लास्ट पेयर एंड पास्ट से दो चीजें हैं, उसका रूट ले लिया तो वो हमारा क्या बन गया, फिशर बन गया, तो वो एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो दैट इज लिटिल मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बट यस दैट इज मोर एक्यूरेट, दैट इज मोर बेटर, बिकॉज ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, आगे दिखाऊंगा। डॉल्बीज एंड बाउलिस क्या बोलता है, अब ये पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, तो ये मेथड बोलता है, कह रहा है लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स का अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन ले लो, दो वैल्यूज है लास्ट पेयर्स प्लस पास्ट पेयर्स, उन दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2, इजी मेथड। ठीक है, तो दैट इज लास्ट पेयर्स, ये वैल्यू यहां पर 152.94 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है चेक करना, 152.44 प्लस में 152.94 डिवाइड बाय 2, दिस इज 152.69 ऑलमोस्ट। तो ये मेरा डॉल्बीज बाउलिस कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई, डन है, सॉर्टेड है। चलो नाउ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड क्या होता है, अभी देखो हमने सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ लिया, सिंपल रिलेटिव पढ़ लिया, वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर में हमने 5 मेथड देख लिए। अब हमारा बचा वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ रिलेटिव मेथड। तो ये क्या बोलता है कि भाई सिंपल है, पहले आप रिलेटिव से निकालो, कह रहा है दैट इज P1 बाय क्या निकालो, P1 बाय P0 निकालो। ठीक है, P1 बाय P0 निकालो, मतलब हर एक यस P1 क्या है, ये हर एक, ये P0 क्या है, हर एक कॉमोडिटी का जो प्राइस है करंट ईयर का उसको बेस ईयर से डिवाइड कराओ, इनटू में 100 कर दो साथ में। ठीक है ना, इनटू में 100 भी कर दिया। ठीक है, सो पेन डार्क ले लूं, हाँ, सो दैट इज 70 बाय 50 इंटू 100 है ना, यहां पर 15 बाय 10 इंटू 100 और 50 बाय 30 इंटू 100। ठीक है, डन है, क्लियर है, यस। तो ये कितना हो गया 140, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया मेरा थोड़ा सा अलग हो गया, दैट इज 50 डिवाइड बाय 13 200, दैट इज 166.67। ठीक है, डन है। नाउ अब कह रहा है जो भी वैल्यू आई है उसको कोई भी क्वांटिटी ले लो, ठीक है, एज अ वेट। अब कह रहा है किसी को भी ले लो वेट, इसको भी ले लो या इसको भी ले लो, कह रहा है किसी को भी ले लो। हम जनरली Q0 को लेते हैं, जनरली हम Q0 को लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी ये वैल्यू आई है इसको आप Q0 से मल्टीप्लाई करा दो, कराओ। तो 140 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 150 को 1.5 से मल्टीप्लाई तो दैट इज 225 हो जाएगा। 166.6 को 3 से मल्टीप्लाई तो आई थिंक ये भी हमारा नीचे वाला 3 कट के 500 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज बन गई। अब कह रहा है कि अब इसके बाद में इनका सम करो, अब इसके बाद में इनका सम करो, इनटू में Q0 इनटू में 100 कर दो। ठीक है, कितना हुआ, करो भैया सम जल्दी से, कितना हुआ 280 प्लस में 225 प्लस में 500 किया 1005 है ना, 1005। कह रहा अब इसको समेशन ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करा दो, तो ये मेरा बन गया प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो ये मेरा प्राइस इंडेक्स बन गया प्राइस रिलेटिव से। अच्छा ध्यान रखना, मैं इसको ना इंडेक्स को लिखने का तरीका बता रहा हूं, कभी भी अगर मुझे बेस लिया जाएगा 0 और करंट ईयर लिया जाएगा 1 तो उसको ऐसे लिखा जाता है इंडेक्स को, मतलब जो बेस ईयर है वो पहले लिखा जाता है, करंट ईयर बाद में। मान लो अगर मैंने P10 लिख दिया तो मतलब करंट ईयर 1 माना है और बेस ईयर 0 माना है। P12 लिख दिया तो मतलब करंट ईयर 2 माना है, बेस ईयर 1 माना है। तो पहला वाला होता है बेस ईयर और बाद वाला होता है मेरा करंट ईयर, लिख लो इस बात को भी। ठीक है ना, तो कोई भी इंडेक्स, मतलब ये सारे इंडेक्सेस को मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पर, दिस इज सर P01 हेयर, दिस इज सर P01 हेयर, दिस इज सर P01 हेयर, ऐसे करके मैं इसको मानूंगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो सो कितना हुआ, क्वांटिटीज का सम, कौन से 0th ईयर ले रहे हैं तो इसी का सम लेंगे। सो कितना बन गए 5 प्लस 6.5 बन गया, कह रहा है 6.5 से डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है डिवाइड बाय 6.5 तो आ रहा है 154.615। तो हमने ये इस मेथड से इसको निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है, डन है, समझ में आया। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं। तो इसी चीज को देखो, ये रहा
ठीक है। अब इनटू 100 हमने परसेंटेज में नहीं लिखा है, सेम तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। ठीक है जी, डन है। सॉल्ट, तो इस प्रकार से हम सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेट, जिसको हम लास्ट पेयर्स, पासेस, देन हमारा फिशर, हमारा मार्शल एजवर्थ भी कम यूज होता है, तो वो सारे मेथड हमने लिख दिए। अब प्राइस की जगह अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होगा तो सेम समझ लो, क्वांटिटी यहां पर पी की जगह में क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, पी की जगह में क्वांटिटी आ जाएगी और क्वांटिटी की जगह में प्राइस, है ना। मतलब पी की जगह क्यू को ले लेना, क्यू की जगह पी को ले लेना, मतलब वेट से यहां पर क्वांटिटी की जगह में प्राइस बन जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी एज अ मेरा उसका इंडेक्स निकालना है। ठीक है जी, डन है, सॉर्टेड है। इसी प्रकार से हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम समझते हैं, वैल्यू इंडेक्स रह गया मुझे पता है, बट एक बार वैल्यू इंडेक्स से पहले एक और टाइप का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स, नाम देखो चेन इंडेक्स है, बट यूज करता है लिंक रिलेटिव। बड़ा आयरनी है सही, है ना, क्योंकि चेन इंडेक्स का नाम थोड़ा सा अलग सा रखा गया, क्योंकि यहां पर ये बनती चेन ही है, बट थोड़ी अलग टाइप से। क्या बोलता है, कह रहा है लिंक रिलेटिव आपको पहले निकालने होंगे। लिंक रिलेटिव याद है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर को उसके प्रीवियस ईयर से डिवाइड कराना है ना। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर जब निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करा देना चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर से। अभी दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। और इसको आप 100 से डिवाइड करा देना, जैसे कि एग्जांपल में ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक रिलेटिव अगर मुझे निकालना है, तो वो क्या होगा। सबसे पहला देखो, यहां पर प्राइस कमोडिटी का 10 दे रखा है, कह रहे 10 को 10 से डिवाइड कराओ इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 100। मुझे यहां पे निकालना है इसका, तो 12 को 10 से डिवाइड कराऊंगा इंटू 100, तो दैट इज 120। यहां पर निकालना है तो मुझे 14 को 12 से डिवाइड करना होगा इंटू 100। यहां पर 15 को 14 से डिवाइड करना होगा इंटू 100। यहां पर 17 को 15 से डिवाइड करना होगा इंटू 100। जल्दी से वैल्यू निकालो, 20 को 17 से डिवाइड करना होगा इंटू 100। यहां पर 22 को 20 से डिवाइड करना होगा इंटू 100। यही था हमारा, ये तो 110 हो गया। इससे पहले वाला 20 डिवाइड बाय 17 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 117.65। ठीक है, 17 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 113.33। ये कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 14 इंटू 100, ये हो जाएगा 107.14। ठीक है, अब ये 14 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 116.67। ठीक है, अब ये मैंने निकाल लिया रिंग रिलेटिव। याद रखना, पहला इंडेक्स हमेशा हमने क्या माना है, 100 होता है, तो ये 100 हो गया। अब अगला निकालने के लिए तो दिस इंटू दिस बाय में 100, तो मतलब 120 इंटू 10 बाय 120 इंटू 100 बाय में 100। ठीक है, यस, तो 120 हो गया। अब 120 इंटू अगला निकालना है, तो 100 लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, ये वाला निकालना है, करंट ईयर इंटू में चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बाय में 100। यस, तो कितना हो गया, 116.67 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये ऑलमोस्ट 140 आ रहा है, 140 आ रहा है ना। ठीक है, अगला दिस इंटू दिस बाय 100, दैट इज 107.14 इंटू 140 बाय 100। तो ये जो भी वैल्यू आई उसको मैंने 107.14 से मल्टीप्लाई कराया डिवाइड बाय 100, तो 150 आ रहा है। अब अगली वैल्यू दिस इंटू दिस, दैट इज 113.33 डिवाइड बाय 100, दैट इज 113.33 इंटू 150 बाय 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 170 आ रहा है। ठीक है, अगला 170 इंटू में 117.65 डिवाइड बाय 100, तो ये 200 आ रहा है ना। अगला 110 इंटू 200 बाय में 100, तो ये आ रहा है हमारा अगेन 220। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये चेन इंडेक्स ही तो बन गया। चेन इंडेक्स अगर नोटिस करोगे तो क्या था, 12 बाय 10 इंटू 100, 14 बाय 10 इंटू 100, 15 बाय 10 इंटू 100, 17 बाय 10 इंटू 100, 20 बाय 10 इंटू 100, 22 बाय 10 इंटू 100, तो चेन इंडेक्स ही तो बनेगा ना। तो बेसिकली लिंक रिलेटिव का यूज करके हमने चेन रिलेटिव से तो बनाया है एक हिसाब से, ठीक है ना। यस, तो चेन इंडेक्स इज नथिंग एल्स जस्ट आवर चेन रिलेटिव, बट हम चेन इंडेक्स बनाने के लिए लिंक रिलेटिव को ही यूज करके बनाते हैं, बट ऐसे ही किया गया है, ठीक है ना। चलो
अब बात करता हूं मैं वैल्यू इंडेक्स की। तो वैल्यू मैंने आपको क्या समझाया था, वैल्यू इंडेक्स इज, वैल्यू होता है मेरा प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो nth ईयर के लिए ये हो जाएगा और मेरा 0th ईयर के लिए P0 इंटू Q0 हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे सारी का सम करना होगा, तो ये वैल्यू इंडेक्स होता है। ठीक है, ये मेरा वैल्यू इंडेक्स होता है। ठीक है जी, डन है। अच्छा, अगर परसेंटेज में निकालना हुआ, परसेंटेज में निकालना हुआ तो ये मेरा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना हुआ तो ये 100 से मल्टीप्लाई। तो करें इसको, करें, चलो। सो मेरे को क्या चाहिए, ये मेरा है, ये है मेरा Q0, ये है मेरा P0, ये है मेरा P, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा Q0 है, क्वांटिटी है ना, ये Q1 है, ये मेरा P0 है, मेरा ये P1 है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए P0 Q0 का प्रोडक्ट, P1 Q1 का प्रोडक्ट। तो P0 Q0 मतलब 500 इंटू 100, 50,000, यहां पर 320 इंटू 80 कितना हो गया, 320 इंटू 80, 25,600। ठीक है, अगला 360 इंटू 30, 10, ओए यहाँ पे 10800, यहाँ पर 120 इंटू 60, तो ये हो गया 7200। ठीक है जी, डन है। अब P1 Q1 दिस इंटू दिस है ना, तो 15 इंटू 9, 135 के आगे 3 0। ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है। 500 इंटू ये 50,000। ओके, नगला 360 इंटू में 72, तो ये आ गया 25920। आखिरी वैल्यू 297 इंटू 33, 9801। अब क्या करना है वैल्यू इंडेक्स के लिए, मुझे इनका सम बाय में इसका सम करना है। तो मैं क्या करूंगा, दिस वैल्यू प्लस में 25920 प्लस में, ठीक है, 50,000 प्लस में 135,000। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर में आ गई है मेरी 220721 बाय में, इधर में क्या आएगा 50,000 प्लस में 25600 प्लस में 72, एक बार रुकना, गलती किया मैंने यहाँ पे, 120 इंटू 60, ये बहुत छोटी वैल्यू आई, कोई बात नहीं, आई तो आई। ठीक है, प्लस में हमारा कितना हो गया भाई, 1080000। ठीक है, इक्वल टू, तो अगर 93600 इंटू 100, तो कितना होगा वैल्यू देखो, 220721 को डिवाइड कराया 93600, तो आंसर आ रहा है मेरा 235.81। तो ये बन गया मेरा इसका वैल्यू इंडेक्स, ये बन गया इसका वैल्यू इंडेक्स। बढ़ना ही था, देखो क्वांटिटीज बहुत बढ़ा रखी हैं और प्राइस भी बहुत बढ़ा रखा, तो वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी थी। ठीक है ना, डन है, समझ में आया, चलो सॉर्टेड है। अब बात करता हूं मैं आपसे डिफ्लेटेड वैल्यू, स्प्लाइसिंग और शिफ्टिंग के बारे में, फिर हमारा रह जाएगा सिर्फ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। देखें, चलो डिफ्लेटेड वैल्यू क्या बोलता है, डिफ्लेटेड वैल्यू बोलता है कि भैया अगर हम इंडेक्स, मतलब देखो हमारा क्या बोलता है, इन्फ्लेशन को हटाना। इन्फ्लेशन क्या होता है, आज मेरी कोई चीज 50 रुपए की थी, ठीक है, कल वो चीज 55 की हो गई है, और तुम्हारी सैलरी मान लो 50 रुपए से तुम्हारी सैलरी 60 रुपए हो गई, तो क्या तुम्हारी सैलरी के अंदर में जो सामान खरीद सकते थे 50 रुपए में, ऐसे थोड़ा ज्यादा छोटा एग्जांपल हो गया, बड़ा करते हैं, मान लो सैलरी तुम्हारी 3,000 रुपए थी, तुम्हारे खर्चे थे लेट सपोज 3,000 के, तुम कुछ बचाते नहीं थे। अब तुम्हारी जो सैलरी है ना, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 3300 का हुआ है ना, तुम्हारी सैलरी में 3300 हो गई अब, है ना, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 3300 हो गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब 300 रुपये बचा पाओगे? नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? कह रहे क्योंकि हमें पता है कि महंगाई बढ़ जाएगी, है ना, महंगाई डाय है ना, खाई जाएगी, वही है। तो महंगाई भी ये बोलती है कि भाई सामान जो 3,000 रुपए का खरीद रहा था, वही अगर सेम सामान खरीदेगा तो वो भी 3,300, 3,200, 3,400 रुपए का हो जाएगा, तो तब भी तू सेम सामान नहीं खरीद पाया, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि अगर मुझे चेक करना है, यस, मान लो मैंने ये इंडेक्स निकाला, क्या होलसेल प्राइस का इंडेक्स निकाला, मतलब अगर यहां पर मान लो इससे पहले कोई एक बेस ईयर था जिसका होलसेल इंडेक्स मैंने 100 माना, तो होलसेल इंडेक्स प्राइस क्या बोलता है कि भाई अब 100 रुपए का सामान यहां पर होलसेल में अगले साल
113.1 का हो गया, उससे अगले साल 116.3 का हो गया, उससे अगले साल 121.2 का हो गया, उससे अगले साल 127.7 का हो गया। तो इसको देखते हुए जब हमने जीएनपी निकाला, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ एक इंडेक्स होता है, ठीक है, यस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें पूरे साल पूरे इंडिया का देखते हुए निकाला जाता है इसको। तो उसकी वैल्यूज ये दे रखी है, कह रहे हैं तो ये जो वैल्यू दे रखी है, तो ये तो हमारा करंट को देखते हुए वैल्यू निकाली गई है, एक्चुअल में तो ये नहीं होती। मतलब जैसे अगर आपको मैं बोलता हूं कि हमारा इनिशियली 1919 में 9 में इंडेक्स जो था वो 1000 था निफ्टी का, आज वो लगभग 18,000 पे है, आज वो लगभग 18,000 है, 20,000 है, जितना भी है। तो क्या यहां पर ये इतना 18 गुना का ग्रोथ है? खैर ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हम ये समझो मतलब कि हमारे पास में 1999 में अगर मान लो मेरे पास 1000 रुपए होते, तो 1000 रुपए में जो मैं सामान खरीद सकता था, आज वो सामान को मेरे को 5,000 रुपए पे करने होंगे। तो ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी हुई है, बट मैं नहीं बोलूंगा 18 गुना हुई है, हो सकता है वो 4 गुना 5 गुना हुई होगी अगर वो इन्फ्लेशन हटा के निकाला जाए। तो यहां पर भी अगर मुझे इन्फ्लेशन हटा के निकालना है, उसको बोलेंगे हम डिफ्लेटेड वैल्यू। तो मुझे अगर इनकी डिफ्लेटेड वैल्यू निकालनी है, डिफ्लेटेड वैल्यू को मैं रियल वैल्यू भी बोल देता हूं, रियल वैल्यू, या मैं इसको डिफ्लेटेड वैल्यू भी बोल देता हूं। तो क्या कह रहा है, कह रहे किसी भी डिफ्लेटेड वैल्यू को निकालना है तो क्या करना है, उस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, आपको जो करंट इंडेक्स है उससे डिवाइड और बेस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो क्या 7499 डिवाइड बाय 113.1 इंटू 100, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 6630.41। सेम अगले में निकालूंगा मैं, सेम अगले में निकालूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी 7935 डिवाइडेड बाय इसका इंडेक्स 116.3 इंटू में 100। तो ये यहां पर होती है हमारी, अरे इंटू में करना था भाई, डिवाइड करा दिया, तो ये हो गया 6822.87। सेम यहां पर निकालना था 8657 डिवाइडेड बाय में इसका इंडेक्स 121.2 इंटू में 100। तो यहां की वैल्यू होती 7142.74। अगला 9323 है ना, डिवाइडेड बाय में 127.7 इंटू में 100, तो लगभग आता है ये 7300.70 के आसपास, ठीक है। तो ये इसकी रियल वैल्यू है, इसको बोलते हैं डिफ्लेटेड वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें समझना है, शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर को शिफ्ट कैसे करते हैं। जैसे मुझे बोला गया कि देखो यहां पर 1980 को बेस ईयर माना गया, खैर उसको 1988 में चेंज कर दो, तो 1988 में क्या है हमारा 125 है। तो क्या करूंगा मैं, हर एक इंडेक्स को, ठीक है, जो नया इंडेक्स बना उससे क्या करूंगा, डिवाइड कराऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई। हर एक इंडेक्स को जो हमारा बनेगा उसको मैं डिवाइड कराऊंगा 125 से और 100 से मल्टीप्लाई। तो 104 को 125 से डिवाइड कराऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई। सोल्व करके बल जल्दी से बताओ, 106 को जो हमारा नया वाले की पुरानी वैल्यू है उससे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 108 को 125 से डिवाइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। क्या देखो यहां पर क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये नया वाली वैल्यू 100 बन जाएगी, ये नई वाली वैल्यू 100 बन जाएगी, ठीक है। तो शिफ्टिंग में क्या होते हैं, जो नया बनाना है उसकी पुरानी वैल्यू से डिवाइड और उसको 100 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये काम करते हैं फॉर शिफ्टिंग एंड ऑफ इंडेक्स। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में मतलब होता है बीच में तोड़ना, ठीक है, बीच में तोड़ना। इसमें देखो यहां पर क्या किया, मान लो ये देखो स्प्लाइसिंग क्यों करी जाती है, स्प्लाइसिंग करी जाती है क्योंकि हमें देखो एक टाइम आता है उसके बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मान लो अगर मेरे को कोई तुम बोले कि भाई मेरे को ना आज ना देखना है कि भाई टीसीएस कैसा परफॉर्म कर रही है ना, और 2000 नहीं 1990 में कैसा परफॉर्म कर रही है, ठंड लग रही है यार, 1990 में कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो यार 1990 से आज का कोई कंपैरिजन करने का लॉजिक बनेगा यार, उस टाइम तो वो इंटरनेट का जमाना ही नहीं था, हो सकता है उस टाइम टीसीएस एग्जिस्ट भी ना करती होगी, उस टाइम पे छोटी मोटी सी एक कमरे की कंपनी होगी। आज टीसीएस इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ना। यस, सो
ये एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं कि एक रिलेवेंट ईयर में हमें कंपैरिजन करना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पर हम इंडेक्स चेंज करते हैं, कह रहे तो मुझे कंपैरिजन करना 2005 ईयर से लेकर अब तक का मैं कर सकता हूं, तो रिलेवेंट होगा। तो मुझे क्या करना था, मैंने बोला कि मेरा इंडेक्स चल रहा था 190 से लेकर मान लो जैसे 195 तक। मैंने बोला यार 195 के बाद में कुछ कॉमोडिटीज की वैल्यूज बदल जाएंगी, मेरे को उनका कोई रिलेवेंस नहीं होगा, तो मुझे एक नया बेस ईयर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको स्प्लाइस करके 114.2 को 100 बना दिया। तो मतलब इसके आगे की जो वैल्यू थी उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 114.2 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है नए के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, 100 जो मेरी पुरानी वैल्यू थी उसको मैं 100 जो मेरा नया बना है इससे मल्टीप्लाई, और जो ये इसका पुराना वैल्यू है इससे डिवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, बट इसको करते नहीं है। इसका मतलब आपको बस लॉजिक समझना है कि हमारा स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि मैं एक टाइम बाद में मुझे पता है कि कुछ चीजों की वैल्यू खराब हो जाएगी और कुछ चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए उस टाइम पर हम इंडेक्स को स्प्लाइस करके एक नया बना देंगे, ठीक है। जो भी हमारा करंट वैल्यू होगी उसको हम वापस से शो में शिफ्ट कर देंगे, जो आखिरी वैल्यू जिसके अंदर हमें शिफ्ट करना है उसको हम शो में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देन इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब हमारे 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं, उन चारों टेस्ट को आइए देख लेते हैं। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और हमारा क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या बोलता है कि भाई आपके जितने भी मेथड है इंडेक्स नंबर निकालने के, कह रहे हैं यूनिट टेस्ट हमारा क्या बोलता है, इंडेक्स नंबर के जितने भी मेथड हैं, इंडेक्स नंबर के जितने भी मेथड हैं उनका निकालने के लिए यूनिट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जब यूनिट पे डिपेंडेंसी किसमें होती है, जहां पर हमने प्राइसेस को डायरेक्टली लिया हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, है ना। सो ये होता है ओनली एंड ओनली हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, डज नॉट सेटिस्फाई। बाकी सारे मेथड इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर मान लो, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है, कह रहे अगर आप मान लो बेस ईयर को करंट ईयर बना दो, मतलब ये देखो ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। अब मैंने यहां पर मैंने क्या बोला, जो पहले लिखा जाता है वो बेस बन जाता है, ये करंट बन गया। तो मतलब मैंने बेस को करंट बना दिया, करंट को बेस ईयर बना दिया, बेस को करंट बना दिया, और यहां पर करंट को बेस बना दिया, है ना। तो करंट वाला बेस बन गया, बेस वाला करंट बन गया। कह रहा है उससे जो आपका इंडेक्स नंबर मिलेगा, तो उसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो इसका आंसर बनाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब इसको सॉल्व किया जा रहा है तो वो परसेंटेज में नहीं किया जा रहा, वो रेसिप्रोकल लेकर किया जा रहा है, मतलब हमारा फ्रैक्शन में किया जा रहा है। मल्टीप्लाई 100 हटा देना है, मतलब अगर मुझे मान लो यहां पर इंडेक्स निकालना है ना, तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो अपने वैल्यू निकाली है ना, तो ये 152.44 नहीं लेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 1.524 होगा, ये वाला 1.5294 होगा, ये वाला 1.5269 होगा। तो ये क्या बोलता है कि हम जब इसको सॉल्व करें तो वो सॉल्व इस प्रकार से होना चाहिए कि वो पहले फ्रैक्शन में लिया जाए, और फ्रैक्शन में जैसे 1.52 आया, तो जब मैं करंट ईयर को बेस ईयर बना दूंगा तो वहां पर वैल्यू मान लो कुछ 0.75 या 0.68 आएगी, वट एवर वैल्यू इज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो बनाना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा यहां पर ना इसको लास्ट पेयर्स फिक्स कर रहा है, ना पासेस इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग, ऊपर वाला भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ओनली जो मेथड सेटिस्फाई कर रहे हैं इस मेथड को, ठीक है, सेटिस्फाई जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वो हमारा कर रहे हैं मार्शल एजवर्थ, ठीक है। और हमारा हमारा कर रहा है फिशर इंडेक्स, ठीक है, फिशर इंडेक्स। नाउ अब हमने बोला कि अगर मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस इंडेक्स पता है फॉर बेस ईयर 0, करंट ईयर 1, उसी का मुझे क्वांटिटी इंडेक्स भी पता है Q01, ठीक है। कह रहा है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊं तो इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट टू वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए, दैट विल बी V01। तो कह रहा है ये मेथड को हम बोलते हैं कि हमने टेस्ट किया है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कह रहा है एक्चुअल में जब हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मार्शल एजवर्थ, हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ लास्पेस, विद द हेल्प ऑफ पास्चेस, तो उस केस में हमने नोटिस क्या किया बताओ, हमने नोटिस किया तो यहां पर अब
देखो ये जो मेथड था, जब मैं P01 इंटू Q01 कर रहा हूं तो वो वैल्यू इंडेक्स के लिए आएगा इक्वल, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड में आया, फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड। अरे सर आइडियल क्यों लगा दिया आपने, अभी तक तो लगाया नहीं था। अब यहां पर आइडियल इसलिए वर्ड लगा दिया, यहां पर आइडियल इसलिए वर्ड लगा दिया क्योंकि ये तीनों के तीनों टेस्ट सेटिस्फाई कर गया। अभी तक जितने भी मेथड हम लोगों ने पढ़े कोई नहीं कर रहा था, ठीक है, बट सर्कुलर टेस्ट इसने भी फेल कर दिया। सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है, कह रहे मान लो 3 ईयर थे, 0th ईयर, 1st ईयर, 2 ईयर, है ना। तो कह रहा है हमने क्या किया, प्राइस इंडेक्स निकाला 0th ईयर को बेस लेकर, करंट ईयर इसको लेकर, फिर हमने प्राइस इंडेक्स निकाला इसको बेस लेकर और इसको करंट लेकर, फिर हमने प्राइस निकाला इसको बेस लेकर और इसको करंट लेकर। कह रहे जब हमने प्राइस इंडेक्स निकाला इन तीनों का, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका उत्तर चेक किया, क्या वो 1 बन रहा है। अगेन ये हमारे फ्रैक्शन में निकाले गए, परसेंटेज में नहीं निकाले गए। क्या ये सर्कुलर टेस्ट में 1 बन रहा है। जब हमने इसको चेक किया, जब हमने इसको चेक किया तो हमने क्या पाया, हमने पाया जी हां ये 1 तो बन रहा है, बट ये किसी भी मेथड जो हमने पढ़े हैं उसमें नहीं बन रहा है। ये किस में 1 बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट या फिर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, जो मेथड हमने नहीं पढ़े, बट इसका नाम याद रखना है कि ये जो है सर्कुलर टेस्ट ना फिशर सेटिस्फाई कर रहा, ना मार्शल एजवर्थ, ना लास्ट पेयर, ना पास्चेस, ना सिंपल एग्रीगेट, ना सिंपल रिलेटिव। ये सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव या फिर हमारा वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ फिक्स्ड वेट वाला, वेटेड एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड वेट वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है मेथड। ठीक है जी, समझ में आया। ठीक है, चलो अब इसके आधार पर थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं, इसके आधार पर थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं और हमारा डन हो जाएगा आज का काम। ठीक है, कह रहा है द डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसिस गिव्स द जनरल इंडेक्स। देखो जनरली हम वैसे भी लाइफ में अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर, बट जनरल बात करी जाएगी तो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन है। तो यहां पर भी अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडाइसिस गिव्स द जनरल इंडेक्स। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। देखो टाइम रिवर्सल क्या था, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। अच्छा सर्कुलर क्या था, P01 इंटू P12 इंटू में P21। ये लग नहीं रहा कि इसका एक्सटेंशन है, 2 की जगह 3 चीजों को ले लिया। तो सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किससे सेटिस्फाई किया जाता है, बताओ बताओ बताओ। लास्ट पेयर्स भी नहीं कर रहा, पास्ट पेयर्स भी नहीं कर रहा, ये दोनों सिर्फ यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये बहुत बार, फिशर आइडियल इंडेक्स क्यों आइडियल कहलाता है, वो कौन कौन से टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी। लास्ट पेयर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, लास्ट पेयर्स कौन से फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता भाई, लास्ट पेयर्स सिर्फ एक ही टेस्ट सेटिस्फाई करता है, यूनिट टेस्ट, बाकी तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चेन इंडेक्स किसके इक्वल पढ़ा हमने, चेन इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट नहीं भाई प्रीवियस ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू में चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, सी ऑप्शन। P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम। देखो इसका मतलब क्या है, 1 on 0, मतलब पहले ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा, नीचे में 0 आएगा, सही बात है ना। दिस इज न्यूमरेटर में, दिस इज डिनोमिनेटर में, सही बात है, यही होता है ना। P01 का मतलब क्या, करंट 1 है और बेस मेरा 0 है, तो मतलब दैट इज 1 on 0। ठीक है जी, नेक्स्ट, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिस्क्राइब टू शिफ्ट द बेस। ध्यान से समझना, कौन सा मेथड हमारा, ध्यान, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिस्क्राइब टू शिफ्ट द बेस, शिफ्टिंग ऑफ बेस, एक बेस को दूसरे में शिफ्ट किया गया, दूसरे बेस को तीसरे में शिफ्ट किया गया। अब समझो टाइम रिवर्सल और सर्कुलर में दिक्कत होगी, टाइम रिवर्सल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा, एक्सचेंज ऑफ 2 बेसिस किया जा रहा है, 0 को 1, 1 को 0। सर्कुलर में क्या करते हैं, 0 था पहले बेस, उसको 1 बना दिया, 1 को 2 बना दिया, तो यहां पर शिफ्टिंग हो रही है ऑफ बेस। ठीक है, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन 2015 एंड 2018 वर 97.5 एंड 115, है ना। तो 2015 में हमारे को इंडेक्स दे रखा है 97.5 और 2018 में दे रखा है मुझे 115। सैलरी ऑफ अ वर्कर हमारी 19,500 है, सैलरी ऑफ अ वर्कर 2015 में 19,500 है। कितनी एडिशनल सैलरी चाहिए 2018 में
ताकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सके। कितनी एडिशनल सैलरी चाहिए, समझो यहां पर सैलरी अगर मेरी 19,500 है, तो मैंने क्या बोला, महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई कैसे बढ़ती है, मुझे अगर चेक करनी है महंगाई तो मेरी कैसे बढ़ेगी, कह रहा है जो ये नई वैल्यू है उसको नए इंडेक्स से मल्टीप्लाई बाय में पुराने इंडेक्स से डिवाइड करा दो, मुझे इतनी वैल्यू चाहिए अगर सेम मुझे लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे जो मेरी पुरानी वैल्यू थी उसको नए में कन्वर्ट करने के लिए उसको नए इंडेक्स से मल्टीप्लाई, दैट इज 115 से मल्टीप्लाई और पुराने इंडेक्स से डिवाइड, इससे डिवाइड। तो मुझे यहां पे 23,000 रुपए चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा कितना पैसा चाहिए, 23,000 में से 19,500 हटा दो, दैट इज 3,500। तो ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है जी, डन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वाज 267% विद बेस ईयर 2005, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर 2005 इज कितना, बताओ। 2005 के अंदर में देखो हमारा बेस ईयर माना गया, तो बेस ईयर का हमेशा हमारा 100 माना जाएगा। 2015 में ये बोल रहा है कि हमने 287 प्राइस इंडेक्स को 267% ले लिया। परसेंटेज में क्यों लेते हैं इंडेक्स को, क्योंकि हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हम यहां पर इसको बोल रहे हैं 267 ले लिया। तो कह रहे हैं कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज क्या होता है भाई, जितना बड़ा है, बड़ा कितना था, कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कह रहा है बड़ा कितना है 167 बड़ा है, तो मतलब इंक्रीज इज 167%। इंक्रीज कितना हो मतलब यहां पर कितना ऐड हुआ, 167% ऐड हुआ ना। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, फिशर आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट। फिशर आइडियल फॉर्मूला कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, सर्कुलर टेस्ट। डन है, सॉर्टेड। सो इसी के साथ हमारा होता है आज की क्लास खत्म। यस, हमने आपको ऑलमोस्ट 60 से 65 नंबर से ज्यादा का सिलेबस ब्रह्मास्त्र में कवर कराया है। जिन बच्चों ने ब्रह्मास्त्र वाले चैप्टर को भी ढंग से पढ़ा होगा, हमारे साथ रिवाइज किया होगा, उसके साथ में खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, आई गारंटी तुम इससे भी पास हो सकते हो। ठीक है, बस ढंग से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो मिलते हैं फिर और बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ में, और अच्छी अच्छी चीजों के साथ में, मैराथन और प्रैक्टिस सेशंस के साथ में इन द अपकमिंग क्लासेस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा एंड थैंक यू बच्चा बाड़ी। चलते हैं।